ये कॉमन सिविल कोड के ताल्लुक से आप देखें कि बाजार लगा है न्यूज़ चैनल्स पे, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। ये कहाँ से मिला आपको कि इस्लाम में पोते को जो है इनहेरिटेंस नहीं दिया जाता? तो आम है मीडिया में, हालांकि ये बहुत बड़ा झूठ है, आगे इंशाल्लाह इसका खुलासा करेंगे। अब जब इनके जो बेटे हैं, ये तीन जो चाचा है, इनके बेटे को मिला, ये चाचा के भी तो बच्चे होंगे ना, इसके कजन्स, उनको मिला क्या? उनको मिला? नहीं मिला, उनको नहीं मिला। उनको कब मिलेगा? जब इनके अब्बा का इंतकाल होगा, वो भी डिवाइड होगा उनके भाइयों में। तो अगर इनको दे देंगे तो क्या होगा? नाइंसाफ़ी, इनजस्टिस। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु गनिय्युम व अंतुमुल फुक़रा फ़इन ततवल्लव यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अम्सालुकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उसी तौर से जब हम दीन सीख रहे हैं या दीन जो है दूसरों को पहुंचा रहे हैं, तो उसके कुछ उसूल हैं जो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इन सेशंस में हम उसको समझें, सीखें और उसको दूसरों तक पहुंचाएं इंशाल्लाह। तो इसी सिलसिले में जो पहला टॉपिक हमने कवर किया था वो था कि दावत की अहमियत, कि दावत देना क्यों अहम है। तो क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन इसका एक क्विक रिकैप जो है अभी हम करेंगे, और उसके बाद जो है हम कॉमन सिविल कोड, जो कि एक हॉट टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, उसके ऊपर जो है इसको जानने की कोशिश करेंगे और हम क्या कर सकते हैं इसमें, और क्या कोशिश कर सकते हैं इसमें, और हमें क्या करना चाहिए इसके ताल्लुक से हम गौर व फिक्र करेंगे। ये था हमारा क्विक रिकैप ऑफ इन द फर्स्ट सेशन में जो है हमने दावत के ताल्लुक से दावत की अहमियत को और कितना ज़रूरी है ख़ास तौर से हमारे इस देश में और हमारे दौर में इसकी अहमियत को हमने सोचा, इस पर गौर व फिक्र करा और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि दूसरों तक पहुँचाएँ इसको और हम भी जो है इस पर अमल करें। आज जो है छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन के ताल्लुक से, क्योंकि एक सरगर्म, जिसे हम कहते हैं सरगर्म टॉपिक, हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक या टॉक ऑफ द टाउन आप कह लें, ये कॉमन सिविल कोड के ताल्लुक से आप देखें कि बाजार लगा है न्यूज़ चैनल्स पे, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। तो इस चीज़ के ताल्लुक से थोड़ी जानकारी इंशाल्लाह हासिल करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है हमें भी जो है मालूम पड़े और जो है दूसरों को भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। क्योंकि आज हालत ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात है तो आप देखेंगे कि मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स में अब फ्रंटली ये दिखाया जाता है कि मुसलमान जो है दे आर द मोस्ट अपोजिंग कम्युनिटी टू दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब मुसलमान ही जो इन अपोज करते हैं। और ये भी बताया जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि इस्लाम में ख़ास तौर से डिवोर्स है, ट्रिपल तलाक है, फिर मैरिज कंसेंट हो गया, इसी के साथ साथ जो है पॉलीगेमी है। तो ऐसा एक नज़रिया पेश किया जाता है मार्केट में, मीडिया में, ख़ास तौर से हमारे इस देश में, कि ये सिर्फ मुसलमानों की प्रॉब्लम है और मुसलमान जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर फॉलो नहीं करते तो उनके घर में ख़वातीनों के साथ जुल्म होता है, उनके साथ इनहेरिटेंस में जुल्म होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मार्केट में शाया की जाती है, आम है। और हालत ये है कि गैर मुसलमान जो है उनको भी और ख़ास तौर से मुसलमान को भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से कोई भी इन्फॉर्मेशन और कोई भी जानकारी नहीं होती। तो आप पहली चीज़ देखेंगे व्हाट इट इज़, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या एग्जैक्टली। तो इंडियन लॉज में दो लॉज होते हैं, एक होता है क्रिमिनल लॉ और एक होता है कॉमन सिविल कोड। तो क्रिमिनल लॉ जो होता है ना, पर्सन वर्सेस स्टेट होता है। जब केस दर्ज होता है, इट इज़ पर्सन वर्सेस स्टेट, मतलब मैंने अगर किसी का मर्डर किया तो आई अगेंस्ट दैट पर्सन नहीं, इट्स ए क्रिमिनल केस, मैंने स्टेट के लॉज के अगेंस्ट में क्राइम किया, तो इट्स ए क्रिमिनल लॉ। तो ये किस लॉ के अंदर फ्रेम होगा? क्रिमिनल लॉ के अंदर फ्रेम होगा। तो जो भी लॉज जो है क्रिमिनल पर्व्यू के अंदर आते हैं तो इसको क्रिमिनल लॉज कहा जाता है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? एक हो गया हमारा क्रिमिनल लॉ, दूसरा हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में मोस्टली जो है जो हमारे लॉज, जैसे कि हमारे वन ऑफ इट इज़ फैमिली लॉ जो होता है वो, दूसरा जो होता है बैंकिंग लॉ आप कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, प्रॉपर्टी लॉ हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसमें और भी है 3-4 कैटेगरी, सारी चीज़ें जो है ये कॉमन सिविल कोड में आती है। अब इसमें भी कॉमन सिविल कोड में भी प्रॉपर्टी लॉ कॉमन है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कॉमन सिविल कोड में प्रॉपर्टी लॉ कॉमन है। इसके अलावा बैंकिंग लॉज जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल लॉज जो होते हैं, ये भी सारे कॉमन है। कॉमन सिविल कोड की जितनी किस्में हैं सारी कॉमन है, चाहे वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम, सारी कॉमन है, सिवाय एक लॉ के, वो है फैमिली लॉ। कौन से लॉ? फैमिली लॉ। अब फैमिली लॉ के अंदर क्या आता है? मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, तो ये सारी चीज़ें जो है फैमिली लॉ के अंदर आती है। अब हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे जो ट्रेडिशन है हिंदुस्तान का, इतनी मल्टीलिंगुअल और इतने सारे ट्रेडिशन है हमारे पास कि एक पस मंज़र ये पेश किया जाता है कि ये सिर्फ मुसलमानों की परेशानी है। कॉमन सिविल कोड नाम दिया जाता है कॉमन से, हालांकि जो मेन प्रॉब्लम है, जो इसकी जड़ में है, वो है फैमिली लॉ। अब ये बताया जाता है, इस तरह से मीडिया में पेश किया जाता है कि ये सिर्फ मुसलमानों का प्रॉब्लम, हालांकि ये जो फैमिली लॉज है, ये जो पर्सनल फैमिली लॉज है, ये सब के अलग अलग है। हिंदू में आप देखें, हिंदू कम्युनिटी में आप देखें कि अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली लॉ करके है। इसी के साथ साथ आप देखें कि सिख में उनका अलग लॉ है, पारसी कम्युनिटी का उनका अलग लॉ है। इसी के साथ साथ ट्राइबल्स जो है वो अपने आप को हिंदुओं में
नॉन मुस्लिम्स में, हिंदू में कंसीडर नहीं करते, तो उनके अलग लॉज है। ट्राइबल्स, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मणिपुर, नागालैंड में ट्राइबल्स हैं हमारे देश में, तो उनके अलग लॉज हैं। लेकिन एक पस मंजर, एक प्रीव्यू ये दिया जाता है कि ये सिर्फ मुसलमानों का प्रॉब्लम है और मुस्लिम पर्सनल लॉ को ही ज़्यादा जो है मीडिया में दिखाया जाता है और बदनाम किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ हमको ये समझ में आई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। तो जैसे कि अभी इस्लाम में डिवोर्स का सिस्टम है, इनहेरिटेंस का सिस्टम है, उसी तरह से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर आप देखें, उसमें यह है कि अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो उनको टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाता है। तो लाखों करोड़ों रुपए जो है हमारे हिंदू भाई टैक्स का बचाते हैं उस लॉ के होने की वजह से। इसी के साथ साथ सिख का, जैसे मैंने बताया, एक अलग लॉ है उनका, उनकी शादी का तरीका अलग है। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो 7 फेरे नहीं 4 फेरे लेते हैं। पारसी के शादी करने का तरीका, डिवोर्स करने का तरीका, ये सारा इनहेरिटेंस का तरीका अलग है। उसी के साथ साथ आप देखें कि क्रिश्चियंस में आप देखें उनकी शादियाँ जो है चर्च में होती। तो अगर एक कॉमन सिविल कोड आता है, कॉमन सिविल कोड अगर आता है, तो ये सारे जो लॉज हैं वो कोर्ट से होंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपको शादी करनी है तो यू कैन नॉट डू इट इन चर्च, आप चर्च में नहीं कर सकते, मस्जिद में निकाह नहीं होगा, आपको कोर्ट में रजिस्टर कराना पड़ेगा, कोर्ट में जाके आपको करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट ये है कॉमन सिविल कोड। और कॉमन सिविल कोड अब आप देखें कि इज़ इट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट इन इंडिया। कॉमन सिविल कोड क्या इंडिया में इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल है? जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो ट्रेडिशन है मल्टी लिंग्विस्टिक है, मल्टी ट्रेडिशन है, मल्टी कल्चरल हमारी कंट्री है। एक नॉर्मल अगर आप यूके देख लें और अगर आप यूएस देख लें, तो वहाँ पे अगर आप कॉमन सिविल कोड इंप्लीमेंट करते हो तो क्या इंडिया में भी करने से वही इम्पैक्ट होगा? आप देखिए कि इतनी डाइवर्सिटी आपको दुनिया के किसी भी देश में नहीं मिलेगी, लॉज अलग हैं। तो अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाते हैं तो क्या मुसलमानों को आप छोड़िए, ट्रिपल तलाक, पॉलीगेमी, 2-3 टॉपिक, आप जो है पोतों को इस्लाम में इनहेरिटेंस नहीं मिलता है, आम है मीडिया में। हालांकि ये बहुत बड़ा झूठ है, आगे इंशाल्लाह इसका खुलासा करेंगे। मीडिया में आम है कि इस्लाम में पोतों को इनहेरिटेंस ही नहीं मिलता। अब इसमें कितनी सच्चाई है आप पहले सोचिए कि मुसलमान जानते हैं, हम खुद जानते हैं, मतलब दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, हम अपने आप को खुद देखें कि ये मुसलमानों को भी ये ज़रिया है। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ होती है तो देयर इज़ 2 साइड्स ऑफ ए कॉइन, अच्छा भी है बुरा भी। यू टेक इट इन ए पॉजिटिव वे, टर्न द टेबल ओवर जिसको हम कहते हैं। क्यों, चलो आ गया ये मसला, मालूम नहीं था, अब तो जाग जाओ, अब तो इंशाल्लाह कोशिश करो कि हम अपने इनहेरिटेंस को समझें कि किस तरह से है इस्लाम में, और आगे आप देखेंगे। हालांकि ये एकदम कॉमन है, मीडिया में भी जो है चलाया जा रहा है कि पोतों को इनहेरिटेंस ही नहीं है इस्लाम में। तो इस्लाम आप छोड़िए, इस्लाम दूर की बात, अगर आप कॉमन सिविल कोड लाते हैं तो क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को आप स्क्रैप कर देंगे? सिख के लॉज जो है वो ख़त्म कर देंगे? ट्राइबल्स ने नागालैंड में होम मिनिस्टर अमित शाह को चिट्ठी लिखी कि हम आपके 60 MLAs के घर जला देंगे अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए। हमको बाकी चीज़, जैसे मैं कहता हूँ कि हमको ये करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन इंडिया। जो लॉ कमीशन ने प्रपोज किया था, एक लॉ कमीशन होता है हमारा, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इट इज़ नीदर एडवाइज नॉर डिज़ायरेबल, मतलब लाने की भी सोचो। आप सोचिए मणिपुर में इतना वॉयलेंस चल रहा है और जो है दूसरी जगहों पे भी हमारे यहाँ जो है अनएम्प्लॉयमेंट है, इसी के साथ साथ जो है जॉब्स नहीं है, और सारी जो प्रॉब्लम्स अभी इंडिया में हो रही है। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना ज़रूरी है और क्या पॉसिबल है? अभी यही 60 MLAs को नागालैंड के कुछ ट्राइबल्स ने 3000 का उन्होंने ये दिया, मतलब उनके मेंबर्स हैं, उन्होंने लेटर लिखा है कि वी विल डू दिस। आप सोचिए कि अगर किसी मुसलमान ने ये लेटर लिखा होता होम मिनिस्टर अमित शाह को कि हम आपके BJP MLAs के घर जला देंगे नागालैंड में, तो क्या होता? UAP लगा देते। तो इस पर क्या कहा अमित शाह ने कि वी विल कीप द ट्राइबल्स आउट। इसी के साथ साथ आप देखिए कि कुछ BJP MLAs ने खुद जो है प्रपोज किया BJP गवर्नमेंट को, जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको, कि आप ट्राइबल्स को आउट रखिए इससे। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म मतलब सब पे लागू होना चाहिए। सो व्हेन यू विल गिव एग्जेम्पशंस ऑन इट, अगर आप उसमें से कुछ लोगों को निकाल देंगे, मिसाल के तौर पे अगर आप ट्राइबल्स को निकाल देंगे, और भी बहुत लोगों ने जो है इसके खिलाफ जो है एहतजाज किया है, उनको निकाल देंगे, तो वेयर इज़ द यूनिफॉर्मिटी? तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये क्या है? एक गिमिक है, ये एक पॉलिटिकल गिमिक है, बिकॉज ऑफ जो आपको करना है वो आप कर नहीं पा रहे, देयर इज इलेक्शन अराउंड, और आपको क्या करना है, हिंदू मुस्लिम जो है वो करना है, और उससे जो है आपको पॉलिटिकल बेनिफिट्स। हालांकि गवर्नमेंट ने मिसाल के तौर पे अगर आपको लाना भी है, इज़ देयर ए ड्राफ्ट, आपने कुछ ड्राफ्ट बनाए, आपने एक शोशा छोड़ा है कि ये हम करना चाहते हैं, आप अपनी राय दीजिए। अब ये होता है कि आप पहले बताइए कि आप करने क्या वाले हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड में चेंजेस भी करना है तो वी एग्री टू इट, बट यू नीड टू शो अस कि क्या आप करने वाले। तो उस रिलीजियस हेड के जो क्लेरिक्स है, उनके जो जिम्मेदार हैं, उनको आप बिठाइए, पहले वो लॉ तो समझिए। आपको खुद ही लॉ नहीं पता है कि इस्लाम जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या, आपको यही नहीं पता है कि पोते को इनहेरिटेंस दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। आप कह रहे हो कि नहीं दिया जाता है, ऐसा है नहीं इस्लाम में। तो आपको खुद नहीं पता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या, तो आप उसको चेंज करने के लिए प्रपोज क्यों कर रहे हैं? तो व्हाट डू यू हैव, आप शो तो करो कि आपको करना क्या है। तो ना कोई ड्राफ्ट है, ना आपने कोई बिल पास किया, लेकिन पूरे देश में जो है यूनिफॉर्म सिविल लॉ पे डिबेट चल रहा है। तो वो क्यों डिबेट चल रहा है? खास तौर से मीडिया में आप देखें कि हिंदू मुस्लिम डिबेट।
तो इट इज़ ए गिमिक। ये जो है आपको दूसरी परेशानियों से डाइवर्ट करने के लिए, मणिपुर में जो वायलेंस चल रहा है उससे डाइवर्ट करने के लिए आपको जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक शोषा छोड़ा है। तो इज़ इट नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट इन इंडिया। इसी के साथ साथ आप देखिए, जैसे कि नोट बैन हो गया, उसके बाद क्या हुआ, आपने लाया कि कृषि कानून बिल लाएंगे हम, किसानों के जो बिल था, उसके बाद क्या हुआ, कितना प्रोटेस्ट चला, उसके बाद यू हैड टू रिवोक, तुमने रिवोक किया। दे हैव नो ड्राफ्ट, मतलब उनके पास कोई प्रिपरेशन नहीं। ये एक हवा में तीर मारने जैसा है। यू फर्स्ट थ्रो द एरो एंड देन यू ड्रॉ दी बुल्स आई। इंग्लिश में एक कहावत है कि आप पहले एरो फेंक देते हो फिर उसको बुल्लाई बनाते हो। इसकी कुछ मिसालें देता हूँ मैं आपको कि डिवोर्स जो है उसका प्रोपोर्शन जो है, आपको पता है यूएस में मोर देन 50% शादियाँ जो होती है उसमें डिवोर्स हो जाता है, मोर देन 50%। और ऐसा क्यों है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से। हमारे यहाँ ये चीज़ें अच्छी है, वी नीड टू टेक गुड थिंग्स फ्रॉम द वेस्टर्नर्स। उनकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये सारी चीज़ें हैं, उनकी जो एडवांसमेंट है वो आप लेकिन हमको फैमिली लॉज में वहाँ का हाल बेहाल है, वहाँ से हमें चीज़ें नहीं लेना है। जितना हमारा बड़ी बड़ी चीज़ों का, एजुकेशन का जो बजट है, उतना बजट सिर्फ वो डिवोर्स को डील करने में एक्सपेंड करती है यूएस। सोचिए आप। तो हमारे खुद के कोर्ट में इतने केसेस पड़े हुए हैं, तो हम जो क्या कर रहे हैं, अपनी ही नाव में सुराग कर रहे हैं। पहले ही हम जो है परेशान है, हमारे जो इंडियन जुडिशरी की परेशानी जो है इसमें और बढ़ जाएगी। तो डिवोर्स का मैंने एग्जाम जानते हैं, 1000 में, इंडिया में 1000 अगर मैरिजेस हुए तो उसमें इंडिया का प्रोपोर्शन ऑफ डिवोर्स क्या है? 13 आउट ऑफ 1000। और आइसलैंड या गालिबन फ्रांस का तो मोर देन 700। 1000 शादी में से 700 से ज़्यादा लोग डिवोर्स हो जाते हैं। और इंडिया की आप स्टैटिस्टिक्स देते हैं ओनली 13। तो क्या वाई डू वांट यूनिफॉर्म सिविल कोड टू बी लाइक देम? तो आप सोचिए, इस पर गौर फिक्र कीजिए। इसी के साथ साथ आप देखिए, अब ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन, इस्लामिक पर्सनल लॉ जो है, हालांकि ये ज़रूरी नहीं, मैंने जैसे कि बताया कि ये मुमकिन ही नहीं है और काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स इंडिया में ही हो जाएंगी। इंडिया में ही कोई कहता है, मिसाल एक देता हूँ आपको, साउथ के जो हिंदूज़ हैं वहाँ पे वो अंकल जो है वो नीस से शादी कर सकते हैं, मतलब चाचा भतीजी से शादी कर सकता है, मामा भतीजी से शादी कर सकते हैं। ये वहाँ का लॉ है। आप गुजरात चले जाइए, वहाँ पे ये है नहीं, गुजरात में आप नहीं कर सकते। तो इतना मतलब मल्टी कल्चरल जो है देश है हमारा, कि हिंदूज़ में ही इतने सारे हमको मिलते हैं। नागालैंड में बेटी को प्रॉपर्टी मिलना चाहिए, कोई कहता नहीं मिलना चाहिए, कोई कहता दूसरी ट्राइब में शादी कर देगी तो नहीं मिलना चाहिए। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ को आप छोड़े, इतने सारे प्रॉब्लम्स खुद जो है बाकी चीज़ों में है, आप कहाँ तक इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और अमेंड करेंगे, उससे पूरा जो है केओस हो जाएगा। इसी के साथ साथ आप देखिए, इस्लामिक पर्सपेक्टिव आप देखिए कि डिवोर्स के ताल्लुक से अगर हम देखते हैं, डिवोर्स के ताल्लुक से, ट्रिपल तलाक के ताल्लुक से तो हमने देखा उसके खिलाफ जो है बिल पास हो। तो मिसाल के तौर पे अगर ट्रिपल तलाक को ही देख ले, तो एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन जो है मुस्लिम्स का, वो ट्रिपल तलाक को पहले से ही नहीं मानता था। और बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ ऑलरेडी ट्रिपल तलाक जो है बैन है। तो ये चीज़ें मुसलमानों में थी। तो चाहिए ये, अगर किसी को यूनिफॉर्मिटी भी लाना है, जो है अगर लॉ को अच्छा भी सुधारना है, तो उसी कल्चर में उसके क्या ऑप्शन है वो आपको देखना है। यहाँ तक कि आप देखिए कि पार्लियामेंट ने असदुद्दीन ओवैसी जो है, वी डू नॉट सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने भी ये प्रपोज किया और बताया कि कुछ कम्युनिटीज़ मुसलमान में भी है, मिसाल पे उन्होंने नाम लिया अहले हदीस वगैरह, कि इनके यहाँ जो है कुरान में जो तलाक का तरीका है वो फॉलो किया जाता है। तो वो गवर्नमेंट को चाहिए, अगर तुमको ये ठीक नहीं लग रहा है तो आप ये प्रपोज किया। और एक इसमें जिम्मेदारी हमारे मुस्लिम बॉडीज़ की भी है कि जो भी चीज़ें है जिसमें हमें लगता है कि जिसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जिसमें शरीयत जो है गुंजाइश करता है, उसमें हमारे जो पर्सनल क्लेरिक्स वगैरह है हमारे हिंदुस्तान के, उनको इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए, दूसरों को एडवांटेज नहीं देना चाहिए। तो ये चीज़ें डिवोर्स के ताल्लुक से हो गई। अभी रही बात इनहेरिटेंस की। आप इनहेरिटेंस में देखिए, इनहेरिटेंस मतलब विरासत जो बंटती है, इनहेरिटेंस में देखिए आप कि लड़की को भी प्रॉपर्टी में हक देना चाहिए। ये आप देखें कि लड़कियों को तो हक दिया ही नहीं जाता था। हालांकि इस्लाम में 1400 ईयर्स पहले जो है कुरान में ये बात लिखी गई कि जो है गर्ल्स विल गेट, मतलब बेटी है तो शी विल गेट हाफ ऑफ द शेयर एज़ कम्पेयर टू मेल रहेगा तो उसको 2 ये मिलेगा, और जो गर्ल्स है तो हाफ ऑफ द मेल, मतलब बॉय है, लड़का लड़के को जितना मिलेगा उसका हाफ लड़की को मिलेगा। ये इस्लाम में 1400 साल पहले। और ये वुमेंस को, गर्ल्स को जो है, आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखो, ये 1900 में ये रूल पास हुआ कि उनको हक मिलना चाहिए। उससे पहले तो उनको प्रॉपर्टी में मिलता ही नहीं था। और क्यों वुमेन को इस्लाम में ऐसा है कि हाफ ऑफ द मेल है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी कहते हैं कुछ लोग इसको जो है इन इन्वर्टेड कॉमा जेंडर इनइक्वालिटी कहते हैं। कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो सिर्फ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो है कैसे बात करेंगे और साबित करेंगे इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ जेंडर इक्वालिटी, इट इज़ बिकॉज ऑफ जस्टिस। इस्लाम में जो है, इस्लाम में जो कानून है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ जेंडर, इट इज़ बिकॉज ऑफ जस्टिस। और वो कैसे जस्टिस है, इंशाल्लाह हम एक अलग से टॉपिक जो है कभी इस पर बात करेंगे, जिसमें हम सिर्फ इस पर बात करेंगे कि इस्लाम में अगर एक बेटी है तो वाई शी गेट्स हाफ ऑफ द शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी एज़ कम्पेयर टू मेल। इस पर हम पूरा एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ खास तौर से इस पर बात करते हैं कि जो कहा जाता है कि इस्लाम में जो है पोते को हिस्सा नहीं मिलता, तो ये बिल्कुल झूठ बात है। आप देखिए इस्लाम में कि प्रॉपर्टी जो डिवाइड होती है, अगर
मान लीजिए कि जो पोता है, उसके जो अब्बा है, उसके जो डैड है, उनका इंतकाल हो गया और पोते के कोई चच्चा नहीं और ना ही तो उसके पूरी कोई प्रॉपर्टी ताया इसको है। मिलेगी। दूसरे इस्लामिक कानून में जो है और ये आप देखेंगे कि दूसरे और जो कानून है और जो पर्सनल लॉज है उसमें ये है कि अगर कोई मरने से पहले अगर अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो है चैरिटी में देना चाहता है, जिसको हम कहते हैं वसीयत करना चाहता है, तो वो कर सकता है। हालांकि इस्लाम में ऐसा नहीं, इस्लाम में कैसा ओनली 1/3, तो ये वसीयत कर सकता है। और कुरान में जब भी इनहेरिटेंस की बात हुई है आप देखेंगे कि बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है इस बात को वसीयत इनहेरिटेंस डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार वसीयत करने को कहा। तो 1/3 प्रॉपर्टी जो है वो वसीयत करना है। अब वसीयत जब करना है तो आदमी किसको वसीयत करता है? अभी जैसे पोता है, अगर पोता है तो पोता क्या हो गया, उनके अब्बा का इंतकाल हो गया तो ही इज़ एन ऑर्फन। तो ऑर्फन को जो है ये सारी चीज़ें इस्लाम जो है एनकरेज करता है करने के लिए। तो 1/3 जो है आदमी अपने ऑर्फन को दे सकता है। तो दो चीज़ें बताई, ये जो बोला जाता है ना कि इस्लाम में ऑर्फन को जो है पोता ऑर्फन है और उसको कुछ दिया ही नहीं जाता, ऐसा नहीं। पहली चीज़, अगर चाचा नहीं है पूरी प्रॉपर्टी उसकी। उसी के साथ साथ अगर जो दादा है अगर वो पहले ही जो है विल बनाते हैं, और ये भी आप बात जान लीजिए कि इस्लाम में विल बनाने को मुस्तहब कहा गया, हाईली एनकरेज कहा गया। ये कहा गया कि लोगों को विल बना के जाना चाहिए। अब विल में जो है वो 1/3 जो है अपनी प्रॉपर्टी जो है 1/3। और आप देखिए कि इस्लाम में अगर 4 भाई हैं, 4 भाई हैं, अगर प्रॉपर्टी डिवाइड होगी चारों भाई में बराबर, अगर 1 लाख रुपीज़ है तो कितना होगा 25,000। लेकिन अगर पोते को दादा ने चैरिटी कर दी, एक भाई का इंतकाल हो गया, पोते को 1/3 चैरिटी कर दी, तो 1/3 कितना हो गया 1 लाख का? 1 लाख का 1/3 कितना होगा? अराउंड 33,000। तो 25,000 ज़्यादा है कि 33 ज़्यादा है? 33 ज़्यादा है। तो पोते को अगर किसने चैरिटी कर दी, और चैरिटी अभी देखिए आपको ये सवाल कर सकता है कि बच्चों को फ़र्ज़ किया कि उनको मिलेगा ही, और यहाँ पे कंडीशन डाल दिया अगर चैरिटी है, तो अगर चैरिटी क्यों 1/3 मिलना ही चाहिए। अब ये क्यों नहीं मिलना चाहिए? जैसे मैंने बताया कि इस्लाम में इनजस्टिस नहीं। तो आप देखिए कि मिसाल के तौर पे 3 भाई का हमने एग्जाम्पल दिया, उसमें से एक भाई का इंतकाल हो गया दादा के मरने से पहले, दादा के इंतकाल से पहले भाई का इंतकाल हो गया। तो इस्लाम में है कि भाई के बच्चे को जो ऑर्फन है उसको नहीं मिलेगा इनहेरिटेंस, ठीक है। तो मैंने ऐसे बताया कि दादा अगर पहले चैरिटी कर दिए होते 1/3 तो मिल जाता उसको। अगर इस बच्चे के 3 चाचा नहीं होते और तो पूरी प्रॉपर्टी किसको मिलती? बच्चे को मिलती। अब 3 चाचा है इसलिए बच्चे को नहीं दिया गया, पोते को नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि इनजस्टिस होगा। कैसे इनजस्टिस होगा? कि अगर पोते को दे दिया, तो आप देखिए दादा का इंतकाल हुआ, पोते को दिया, अगर दिया, इस्लाम में नहीं है, अगर दिया, और किसको दिया? 3 चाचा को दिया, इनको मिल गया, ये अपनी प्रॉपर्टी अपनी ज़िंदगी यूज़ की, पोते ने यूज़ कर लिया। अब जब इनके जो बेटे हैं, ये 3 जो चाचा है, इनके बेटे को मिला, ये चाचा के भी तो बच्चे होंगे ना, इसके कजन्स, उनको मिला क्या? उनको मिला? नहीं मिला, उनको नहीं मिला। उनको कब मिलेगा? जब इनके अब्बा का इंतकाल होगा, वो भी डिवाइड होगा उनके भाइयों में। तो अगर इनको दे देंगे तो क्या होगा? नाइंसाफ़ी, इनजस्टिस। तो इतना बेहतरीन आप देखिए कि इन द कंक्लूजन, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया। आप देखिए कि अगर, और हमारी अपील है इस वीडियो के ज़रिए, अगर कोई देखे इसे तो ये वीडियो को देखिए, इस पर गौर व फिक्र करें। हालांकि इस्लाम का जो लॉ है, इनहेरिटेंस का लॉ है, डिवोर्स का लॉ है, और जो है इसी के साथ साथ कंसेंट का लॉ है, और जो फैमिली के जितने लॉज हैं, अगर इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी नॉन मुस्लिम जो है खुले दिमाग से जो है इस्लाम के एक्सपर्ट्स के पास जाए, मीडिया में जिनको बुलाया जाता है, न्यूज़ चैनल्स में उनको नहीं, न्यूज़ चैनल्स में जिनको बुलाया जाता है उनको नहीं, इस्लाम के एक्सपर्ट्स के पास जाएँ जो वाकई में इस्लाम को जानते हैं, और उससे इन लॉज के बारे में, ये तो मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी इस्लाम में किस तरह से आप जो पोते को बार बार मीडिया में उछाल रहे हो कि पोते को कुछ नहीं मिलता, कितनी बेहतरीन तरीके से इस्लाम में डिवाइड किया गया है ताकि दूसरे पोतों को इंजस्ट ना हो, उसको हम चैरिटी कर सकते हैं, और उसके और कोई कजन्स वगैरह नहीं है, जैसे उसके चाचा और नहीं है, तो उसको पूरी प्रॉपर्टी मिलती है। तो इतना बेहतरीन। और एक और चीज़ इसमें मिस आउट हो गया मैंने, कुरान में ये भी कहा गया है कि जब प्रॉपर्टी डिवाइड हो, जब इनहेरिटेंस डिवाइड होगी, उस डिविजन के वक्त अगर कोई आ जाता है, पोता नहीं हो, बाहर का नेबर भी आ जाता है, अगर कुछ चाहते, मतलब उसकी इंटेंशन ये हो कि कुछ मुझे भी मिल जाए, मैंने भी बहुत खिदमत की थी अपने नेबर की, तो इस्लाम में यही है कि उसको भी दो। इस्लाम के ये रूल है। पोता तो आप छोड़िए, नेबर भी अगर ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस अगर वो आ जाता है तो उसको भी आपको देना है। तो अगर वो पोता तो घर में ही है, इफ़ इज़ आस्किंग आपको देना है, तो ऑलरेडी है। ये कहाँ से मिला आपको कि इस्लाम में पोते को जो है इनहेरिटेंस नहीं दिया जाता? तो ये एक मिसाल दी आपने। डिवोर्स के ताल्लुक से भी इंशाल्लाह कभी हम तफसीली वीडियोस बनाएंगे, और जो गर्ल्स को जो है वो थोड़ा और एलाबोरेट करके बताना पड़ेगा कि गर्ल को, यानी गर्ल चाइल्ड अगर है तो लड़के को 2 हिस्सा और लड़की को 1 हिस्सा क्यों, इस पर भी जो है हम तफसीली वीडियो बनाएंगे। तो ये मैसेज है टू दी गवर्नमेंट एंड जो भी नॉन मुस्लिम हमारे भाई सुन रहे हैं कि जो भी मीडिया में आपको दिखाया जा रहा है या जो भी गवर्नमेंट आपको प्रपोज कर रही है, डू नॉट ट्रस्ट दैट ब्लाइंडली। आपको अगर इस्लाम के बारे में जानना है तो इस्लाम के एक्सपर्ट्स के पास जाइए, आपको वो पूरी डिटेल बताएंगे। और इस्लाम, वी विल प्रपोज फ्रॉम दिस वीडियो, और मुस्लिम शुड डू दैट टू दी गवर्नमेंट कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, अगर जो लॉज है इंडिया में उसको रिवाइव करना है, कि पीपल कॉल देम कि जो है वी डोंट वांट टू प्रमोट एनी गवर्नमेंट, बट मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे हम देते हैं
यूएस की, यूके की, आप सऊदी अरेबिया की भी मिसाल दीजिए। इतना ही बुरा कानून है इस्लाम का। सो वाई इन सऊदी अरेबिया वी हैव लीस्ट रेट ऑफ रेप्स एंड क्राइम्स। आप जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ पे क्यों नहीं बात करते हम? हालांकि कुछ आपके ही लोग जो है बार बार ये प्रपोज कर चुके हैं, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में बोल चुके हैं, रेप से हिंदुस्तान में इतने परेशान हो गए कि जो है सऊदी अरब जैसा जो है क्रिमिनल कोड लाइए। रेप को कैपिटल पनिशमेंट, मणिपुर में अभी औरतों को बरहाना जो है नेकेड करके जो है, उसमें इस्लाम की आप पनिशमेंट देखिए। क्रिमिनल कोड की क्यों नहीं बात करते आप बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड की आप क्यों नहीं बात करते? सो वी वांट टू गिव ए मैसेज टू दी गवर्नमेंट। और जो भी लोग जो है वो प्रोस्पेक्ट करते हैं कि लॉज में जो है यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, आप ये वीडियो देखिए, इस पर गौर फिक्र कीजिए। इस्लाम के बारे में जानना है तो एक्सपर्ट्स के बारे में आइए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ आपको मॉडिफाई करना है तो भी जो है इनके एक्सपर्ट्स के, इस्लाम के जो एक्सपर्ट है, उलमा है, उनके पास आइए और पहले समझिए तो सही है कि हम करते क्या है और हमारे इनहेरिटेंस में है क्या, हमारे लॉज क्या है, उसको तो आप जानिए। उसके बाद जो है हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं या जो है इस पर गौर फिक्र कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो है, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया, हम आज की इस नशिस्त का इख्तिताम करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।